ठीक. So in the last class we are discussing about limiting reagent है ना, and we are doing some more problems on limiting reagent. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आपने 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other to form SO3. टू फॉर SO3. ठीक है, आपका क्वेश्चन है डिटरमाइन LR वेट ऑफ ER लेफ्ट. LR स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ER मतलब एक्सेस रिएजेंट. वेट ऑफ ER लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, पहले इक्वेशन लिख के बैलेंस है ना. क्या इक्वेशन लिखोगे? SO2 प्लस SO2 गिव्स SO3. ठीक है ना, वेरी गुड. टू SO2 plus O2 gives 2 SO3. This is our now BCE. है ना, what is the meaning of BCE? Balanced chemical equation. शुरू में 0 है ना, ऐसा लिखा करो. ये 5, ये 5, ये 0 है ना. कभी कभी बुक्स में यू कैन सी कि ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है T इक्वल टू 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T इक्वल टू 0? जब आप किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, और अगली लाइन में लिखा हुआ सकता है T इक्वल टू एंड. एंड का मतलब रिएक्शन खत्म हो जाती, तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना है ना. T इक्वल टू 0 मतलब जब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा है ना, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, टू फॉर्म प्रोडक्ट. हाँ, वही प्रोडक्ट है ना, आपको इसे बनाना है. एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट इनिशियली वी शुड हैव रिएक्टेंट्स. तो मैंने इसके 5 मोल, इसके 5 मोल लिए, इसके कितने थे? 0. ठीक है ना. अब T इक्वल टू एंड मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब मेरे पास क्या क्या बचा, तो बताओ अब कैसे होगा आगे. है ना, 5 तो मोल्स ही हैं. तो अब अगली स्टेप में क्या डिटरमाइन करेंगे पहले हम लोग? हाँ हाँ, तो कैसे करेंगे? हाँ, है ना. 5 को किससे डिवाइड कर दिया है ना, वो लिखने की जरूरत आपको लगे तो लिखो, नहीं तो ओरली भी बस 5/2 कितना 2.5 और 5/1 कितना 5 ना. हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसके लिए कोफिशिएंट छोटा होगा दैट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट. तो इसलिए LR कौन हो गया मेरा? SO2. और इसलिए इसके नीचे देखो अब मैंने क्या लिखा है? 0, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी रिएक्शन में नहीं बचता है. ठीक है ना. अब इसके 2 मोल्स का हमारा इसका एक आ रहा है, तो इसके 2.5 थे, इसके नहीं, वो तो 2.5 तो वो था बेटा, 5/2 का रेशो था. मोल्स तो 5 है ना, इससे कंफ्यूज मत होना. ये काम तो केवल आप किसको डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हो? लिमिटिंग रिएजेंट. इसलिए मैंने बोला कि इस चीज को अब आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो अवॉइड कर दो, क्योंकि बुक्स में ये सब नहीं लिखा होगा. बुक्स में बस ऐसे लिखा होगा 550. अब इसके नीचे 0 लिखा होगा, क्योंकि ये क्या हो चुका आपका, खत्म हो चुका. ठीक है ना. अब आप अगली टेक्निक क्या थी हमारी? O2 मेरे लिए क्या हो गया बेटा? ER. तो ये बचेगा डेफिनेटली है ना. पहले तो मैं ये डिटरमाइन कर लूं कि इसके कितने मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए. उसके लिए क्या टेक्निक थी? इसका कोफिशिएंट ऊपर नीचे 2 × 5. ठीक है ना. और इस चीज को 5 में से क्या कर दूं?
माइनस, तो 5 माइनस 5/2 मतलब 5/2। तो ये 5/2 क्या बता रहा है कि इतने मोल्स ऑक्सीजन के बच गए, ठीक है ना। नाउ आई हैव टू डिटरमाइन द मोल्स ऑफ किसके, SO3। तो वापस है ना, कोफिशिएंट जब सेम हो तो डायरेक्ट, हाँ वही कोफिशिएंट सेम हो तो डायरेक्ट लिख दिया करो 5। तो आपसे पूछा था वेट ऑफ O2 लेफ्ट, मतलब 5/2 इंटू 32। हाँ वेट ऑफ SO3 और वेट ऑफ ER लेफ्ट भी पूछा है ना, दो चीजें पूछी मुझसे। तो वेट ऑफ ER लेफ्ट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, है ना। इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ न्यू वे भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी मोल्स या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 डिड नॉट एंटर इनटू द रिएक्शन, ठीक है ना। इसका मीनिंग भी क्या हो गया कि इतने ग्राम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, इतने बच गए। एंड व्हाट विल बी द वेट ऑफ SO3 फॉर्म, है ना, 5 इंटू 80 मतलब 400 ग्राम, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने पहले भी बताया था आपको, देखो है ना, कि मास हमेशा क्या होगा, कंजर्व। ये कौन सा मास है आपका, टोटल अगर मास देख लूं तो ये कौन सा मास है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तब क्या था मेरे पास, एक तो SO2 था, तो 5 इंटू 64 मतलब 320। दूसरा क्या था मेरे पास, ऑक्सीजन, तो 5 इंटू 32 मतलब 160। देख लो यहां से भी कितना आ रहा है, 480, है ना। मोल्स वगैरह चेंज हो सकते हैं बेटा, बाकी मास कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बुलाते हैं, हमारा मास बुलाते हैं। किस तरीके से, अगर दोनों का मास इक्वल आ रहा है तो अपना आंसर सही है। हाँ ये क्रॉस चेकिंग में बिल्कुल कर सकते हो कि अगर नेट मास, बाकी ये क्रॉस चेकिंग में इतना क्यों करोगे, ये तो अभी मैंने दोनों का वेट पूछा था। अगर मैं वेट नहीं पूछता तो बस मोल्स पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता। यहाँ कई क्वेश्चन में तो केवल इतना पूछेगा कि विच इज LR, नीचे ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट SO2, सेकेंड O2, थर्ड बोथ और फोर्थ कैन नॉट डिटरमाइन। तो LR कौन है मेरे लिए, SO2। अब जैसा क्वेश्चन होगा है ना, तो क्रॉस चेकिंग के लिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस चेकिंग के लिए बस अपने कॉन्सेप्ट अब अगर आपके दिमाग में आ गए हैं कि जब भी मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे जिनमें मुझे अमाउंट गिवन होगा, तो पहली लाइन में मैं मोल्स लिखूंगा रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट साइड में कितना लिखूंगा, 0। ओरली में मोल्स को उनके किससे डिवाइड कर दूंगा, कोफिशिएंट से। जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, LR। तो अगली लाइन में वो कितना हो जाएगा, 0। जो बच गया वो क्या है, ER। उसके लिए पहले ये टेक्निक करूंगा और फिर उसके गिवन मोल्स में से उसे माइनस कर दूंगा और फिर प्रोडक्ट की निकाल लूंगा। तो बस क्रॉस चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इतना आपको क्लियर है तो, ठीक है ना। तो अब मैं छोटे छोटे कई क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूं जो आपको और प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे ना। I2 plus Cl2 both are reacting and form, है ना। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बी केयरफुल कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, वो जरूर चेक करना। मालूम पड़े आपने सीधे सॉल्व कर दिया। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, BaCl2 plus Na3PO4, they are reacting and forming, है ना, बैरियम फॉस्फेट प्लस NaCl। इसके आपको ऊपर ये मास है बेटा, है ना, ये वेट आयोडीन का एटॉमिक मास 127 और ये नीचे मोल्स है, ठीक है ना। तो मैं किसी में आपको मास दे दे रहा हूं, किसी में मोल्स दे दे रहा हूं। है ना, ये भी मास है इनका, फर्स्ट का 600, सेकंड का 800 ग्राम। ठीक, केवल ये मोल्स हैं, बाकी सब मास है। तो चार छोटे से क्वेश्चन हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए आपके।
जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दे रहा हूँ ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, और पर्पस इज टू बैलेंस द रिएक्शन, और अभी मैंने आपसे बोल ही दिया है कि द वॉट एवर रिएक्शंस आई एम गिविंग इट इज जस्ट बैलेंस ओनली बाय हीट एंड ट्रायल, इसमें और कुछ नहीं होता है ना। बस आप देख सकते हो कि 1 + 3 4 करते ही इधर 2 करते रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब आपका काम है क्या निकाल लेना मोल्स, तो ये डिवाइडेड बाय 254 मतलब 0.1 और 14.2 अपॉन 71 मतलब 0.2 है ना। तो अगर आप 0.1 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो इट इज 0.1, 0.2 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इट इज 0.1। इफ द रेशियो इज कमिंग सेम दैट मीन बोथ आर LR, ये भी LR है, ये भी LR है ना। तो ये आपके दोनों के दोनों कितने हो गए 0। अब दोनों अगर LR हो गए तो प्रोडक्ट आप किसी भी एक से निकाल सकते हो जिससे आपकी मर्जी हो। दोनों से आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा है ना। जैसे मैं दोनों से बता दे रहा हूं, अगर I2 से सोचूं तो इसका कोएफिशिएंट कितना, इसका भी 1, तो डेफिनेटली कितना होना चाहिए, और इसका भी 0.1। और अगर Cl2 से सोचूंगा तो क्या होगा 1/2 × 0.2, तब भी वही आ गया 0.1। इसका सोचोगे तब भी वही है ना। अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी से निकालना पड़ेगा, और 2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो किसी भी एक से निकाल लो। और ये बार बार एरो नहीं बनाए जाते बेटा। आप मैं एटलीस्ट आपको 25 to 30 प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ। एरो केवल एक बार आता है, बाकी में के नीचे लिखा जाता है उनके, और इतना गैप दे के लिखो अपने ये सब चीजें कि उनके नीचे प्रॉपरली आ सके। और अब बाकी तीनों प्रॉब्लम बीच में मेरे से मत डिस्कस करो, तीनों पहले आप अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं इकट्ठे डिस्कस करूंगा। किसी का एटॉमिक वेट नहीं पता हो तो वो भले पूछ लो मेरे से। सेकंड में तो वैसे मोल्स ही हैं, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करें है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी, इस तरह के रिएक्शंस को आप किस तरह से बैलेंस करोगे ना, है ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको कोफिशिएंट चेक करने पड़ते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट कितना है आपका 1, यहाँ फॉस्फेट कितना है 2, ठीक है। आप 2 कर दो, क्योंकि ये सब रिएक्शन आर बैलेंस ओनली बाय हीट एंड ट्रायल, इसके लिए और कोई टेक्निक नहीं है। और जैसे आप 2 करते हो तो 2 3 हाउ मेनी, सोडियम हो गया 6, ठीक है ना। बैरियम भी देखते हो कितने हो गए आपके पास 3, तो बस इसको आप 3 करते हो तो 3 2 = 6 क्लोरीन, 6 सोडियम प्लस ये 6 NaCl। तो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये जेई में पूछा गया था, हाउ मेनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। शीट में है भी क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो, है ना। नाउ 0.5/3 और 0.2/2, तो डेफिनेटली कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट मेरा, ये वाला 0.2/2 तो 1 हो जाएगा, और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है ना। लिमिटिंग रिएजेंट में हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, केवल हमें रेशो जस्ट देख लेना है, ठीक। दिस इज अवर क्या ER, ये तो कितना हो गया आपका 0। अब अगर आपको बेरियम फॉस्फेट के मोल्स निकालने हैं तो 1/2 × 0.2, ठीक है ना, 0.1। और इसका निकालना हो तो ऊपर 6 नीचे 2, इसका कोएफिशिएंट इनटू 0.2 मतलब 0.6, है ना। और ER कितना बचा, जिसमें भी ER आ रहा है उसमें कितना बचा है वो भी निकाल लो। उसके लिए क्या करोगे, ऊपर इसका कोएफिशिएंट 3/2 × 0.2, और इस नंबर को किससे माइनस करोगे 0.5 से, जो ओरिजिनल उसके मोल से, ठीक है ना। ये काम तीनों में सेम हो रहा है, देखो बस रिएक्टेंट साइड में ओरिजिनल से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई रिमेनिंग मोल्स हो गए कितने मेरे 0.2। तो इस तरह से अगर आप करते हो प्रॉपरली तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए रिएक्शन लिखने के बाद 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, और ये 2 साल पूरा आपको बार बार केमिस्ट्री में यूज होता रहेगा, है ना। अब इस तरह की रिएक्शन भी किससे बैलेंस होगी, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल क्या है, Fe2 हो गए तो 2 कर दो, ठीक है ना। 2 करते ही सल्फर कितने हो गए 4, तो 4 कर दो। अब बस कौन बचा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन वहां से और 8 ऑक्सीजन वहां से, कितना हो गया 11। तो आपको यहाँ कोएफिशिएंट कितना रख देना 11/2, ठीक है। आप चाहो तो अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो नेट रिएक्शन हो जाएगी 4 FeS2 प्लस 11 O2 गिव्स Fe2O3 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2। अब 600 ग्राम है, Fe का 56 और सल्फर का 32, 56 प्लस 64 120, ठीक है ना। तो मैंने आपको मोल्स 600 अपॉन
ऐसा डाटा दिया है कि आसानी से वो सॉल्व हो सके। 5 मोल्स और उधर 800 अपॉन ऑक्सीजन का 32। 2.2 कहां से आ जाएगा? 32 का डबल 64, ठीक है। और फिर बचा आपका 16, 160 बाय 32, पूरा 25 आएगा। 2.5 कहां से आ जाएगा? ठीक। तो अब हमारा काम 5/4 और 25/11। तो देखने में कौन सा डाटा बड़ा होगा? 25/11। ये 2 से ज्यादा है, वो 2 से कम है, ठीक है। तो दैट मीन LR विल बी अवर FeS2। ये आपका ER हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कितना मेरा? 0। अब ऑक्सीजन के लिए क्या? ऊपर 11, नीचे 4 इंटू 5, और इसे माइनस कर दूं किसमें से? 25 में से। Fe2O3 के लिए ऊपर 2, नीचे 4 इंटू 5, और SO2 के लिए 8 ऊपर, नीचे 4 इंटू 5, बस, ठीक है। बस इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी आप 72 को पहले क्या, सबसे पहले रिएक्शन को क्या करो? बैलेंस। वापस देख सकते हो 3O2 का रेशियो है, तो केवल क्या करना है आपको? 3 mg, है ना। तो 72/24 दिस विल बी इक्वल्स टू 3, और 56/28 दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अब अगर मैं देखता हूँ तो 3/3 मतलब 1 हो गया, और 2/1 मतलब 2 हो गया। तो दैट मीन LR कौन हो गया मेरे लिए? mg। ये ER हो गया, ठीक है ना। इसका तो 0 हो गया। N2 के लिए क्या करूंगा मैं? 1/3 इंटू 3, और इसको माइनस कर दूंगा किसमें से? 2 में से। तो N2 के मेरे पास 1 मोल लेफ्ट हो गया। Mg3 N2 के लिए क्या करूंगा? ऊपर 1/3 इंटू 3, तो इसका कितना मोल बन गया? 1 मोल, ठीक है ना। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो बस इसी तरह से हर प्रॉब्लम आपकी मोल कॉन्सेप्ट की होगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपसे 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 is reacting with 7.3 ग्राम of HCl, ठीक। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस formed at STP, determine volume of chlorine gas formed at STP, ठीक है। क्रोमियम का 52। उससे पहले अब ये टिपिकल रिएक्शन है, देखो इसमें और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7 एंड इट इज रिएक्टिंग विद किसके साथ? HCl, ठीक है ना। तो आपका एक प्रोडक्ट तो KCl बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका CrCl3 बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका Cl2 बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका H2। तो इस तरह की अगर वो ज्यादा टिपिकल रिएक्शन देगा तो उसे आपको खुद बैलेंस रिएक्शन देनी पड़ेगी। और अभी मैं आपको दे रहा हूँ बैलेंस इक्वेशन, है ना। +14 HCl, ये 2 KCl, ये 2 CrCl3, ये 3 Cl2, ये 7 H2, है ना। तो इस तरह से ये आपकी अभी मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अगर ज्यादा टिपिकल रिएक्शन होगी तो।
ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, बैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन गिवन है ना, ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन इज डील्ड विथ मोल। तो पहला काम मोल्स था, वो हमने निकाल लिया जस्ट बाय डिवाइडिंग द मोलर मास 1/5 1/5, ठीक है ना। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 14 है, तो डेफिनेटली कौन हो गया एलआर मेरे लिए, HCl, है ना। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, मोल्स बराबर है, उसका कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो आपका जो HCl2 का वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय किसके कारण, HCl, है ना। और कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो अब मुझे आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा अटेंशन केल किस पर होगा, क्लोरीन, इसका कोएफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1/5 मतलब 3/70। ये क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स। बट आपसे मोल्स नहीं पूछा था, आपसे वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन पूछा था, तो 3/70 इंटू 22.4 मतलब 67.2/70 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0.96। मतलब रफ कैलकुलेशन के लिए तो देखो नीचे 4 ऑप्शन आपको लिखे होंगे बेटा ऑब्जेक्टिव में, आप सीधे सीधे 1 लीटर के आसपास, है ना, 67.2 और 71 से जो सबसे क्लोज हो और छोटा हो, तो इस तरीके से रफ कैलकुलेशन भी करना सीखना, ठीक है ना। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं बस, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन, इक्वल वेट ऑफ zinc and iodine react with each other, equal weight of zinc and iodine react with each other and form ZnI2, and form ZnI2, ठीक है ना। Calculate fraction of excess reagent left, calculate fraction of excess reagent left, रिएक्शन गलत है, आगे क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, मैंने बार बार बोल दिया, है ना। Zn+2i कभी नहीं होता, आयोडीन आपको हर सब्सटेंस का फॉर्म पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे क्लोरीन बोलता हूं तो क्लोरीन को आपको हमेशा Cl2 लिखना है, तो अगर मैं आयोडीन बोल रहा हूं तो इट इज ऑलवेज I2। ये रिएक्शन है Zn+I2 गिव्स Zni2, जो अपने आप बैलेंस भी हो चुकी है, ठीक है ना। अब उसने बोला है इक्वल वेट रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी, हर बुक में मिलेगा आपको। आप जो कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो, ऊपर कहां से 65 आ जाएगा, जब मैंने कंडीशन इक्वल वेट की 65 क्या है उसका, और एटॉमिक मास मोल्स निकालने के लिए ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो फिर ऊपर कैसे आ गया आपका, सब कुछ गड़बड़ कर रहे थे। इक्वल वेट बोला है, लिख दो, ये W वो भी W, ठीक है ना। अब अगली स्टेप में बस सीधे क्या कर लूं मैं, दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर दूं, तो W/65 W बाय आयोडीन का 254, ठीक है ना। उसने बोला है कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, पहले पता करूं कि LR कौन है और ER कौन है, चूंकि दोनों का कोफिशिएंट मेरा 1:1 का है, तो डेफिनेटली LR कौन हो गया मेरा, I2। तो ये I2 आपका LR है और ये क्या है आपका ER, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेटली कितना हो गया आपका 0। अब Zn कितना रिएक्ट कर गया ये कैसे पता करूंगा, चूंकि दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है, तो कितना रिएक्ट कर गया, W/254। तो बचा कितना, इस नंबर को क्या कर दूं, W/65 से माइनस कर दूं, ये बचा हुआ है आपको। और आपसे पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट, है ना। फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट का मतलब है कि W लेफ्ट कितना बचा है अपॉन W टेकन, दैट इज द मीनिंग। कभी भी किसी क्वेश्चन में आए तो अब W लेफ्ट मतलब ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका W/65 माइनस W/254, और नीचे W टेकन मतलब W/65। तो ये आपका अननोन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अननोन के फॉर्म में भी वो आपको काफी प्रॉब्लम दे सकता है। ये छोटा सा एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे बस आप जब इसको सॉल्व करोगे 255 माइनस 64 मतलब ये 189, और नीचे 65 कैंसिल होके 254। फ्रैक्शन बोला है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा इस तरह, ठीक है। चलो, तो अब मैंने आई थिंक आई हैव डन सफिशिएंट प्रॉब्लम्स।
है ना, लगभग 10-12 प्रॉब्लम्स आप कर चुके हो लिमिटिंग रीजन के ऊपर, ठीक है ना। इट इज द सेम कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, बट whenever minimum 2 reactants are given with their amount, first of all our purpose is to find limiting reaction, है ना। the next topic इसी से जुड़ा हुआ है हमारा sequential reaction, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लिख रहे हैं, दैट इज अवर sequential reaction। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक सीक्वेंस बना दूं, मान लीजिए 5 स्टूडेंट बैठे हो, आई एम पासिंग अ पेपर, और मैंने सीक्वेंस बना दिया कि पहले फर्स्ट रो वाला लेगा, फिर सेकंड रो वाला लेगा, फिर ये, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा हमारे लिए, सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब भी है ऐसी रिएक्शन विच रन्स इन द सीक्वेंस, ठीक है ना। और रन्स इन द सीक्वेंस का मतलब उनमें क्या होगा, हमेशा मिनिमम आपको 2 रिएक्शन गिवन होंगी, और दोनों रिएक्शन में एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस विल बी कॉमन, ठीक है ना। पहले आप मीनिंग लिख लो बेटा कि इन सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना, मोर देन वन रिएक्शंस आर रनिंग इन सीक्वेंस, in sequential reaction more than one reactions are running in sequence, ठीक है ना। and at least one substance, at least one substance will be common in between 2 reactions, at least one substance will be common in between 2 reactions, ठीक है। और ये भी लिखना बेटा है ना कि नॉर्मली इन सीक्वेंशियल रिएक्शन, नॉर्मली इन सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना, हाँ ऐसा लिख दो, है ना। नॉर्मली इन सीक्वेंशियल रिएक्शन इंफॉर्मेशन about substance of first reaction is given, information about substance of first reaction will be given, and for substance in last reaction is asked, information about first substance, information about substance in first reaction will be given, and information of about substance in last reaction will be asked, and vice versa, vice versa का मतलब उल्टा, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आपको 2-4 शीट में मिल जाएंगे, 2-1 तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। इन सीक्वेंशियल रिएक्शन का रूल ये बेटा कि हमेशा फर्स्ट रिएक्शन में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और लास्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। या लास्ट के बारे में देगा तो फर्स्ट के बारे में पूछेगा, है ना। अब मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं 2A + 3B gives 5C, ठीक है ना। 5C + 7D gives 9E + 6F, ठीक है ना। 3F + 4G gives you, है ना, 8H। ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है ना। इनमें एटलीस्ट एक सब्सटेंस जो फर्स्ट रिएक्शन का देखो प्रोडक्ट है, वो सेकंड के लिए क्या हो चुका है आपका, रिएक्टेड, ठीक है ना। जो अब सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है F, वो थर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो चुका है आपका, रिएक्टेड। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब तक फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, है ना, क्योंकि जब तक C नहीं आएगा आपके पास तब तक सेकेंड रिएक्शन चालू नहीं हो सकती, और जब तक F नहीं आएगा तब तक थर्ड रिएक्शन चालू नहीं हो सकती। मतलब ये रिएक्शन हमेशा क्या होंगी, सीक्वेंस में। अगर फर्स्ट रिएक्शन चालू हो गई तो सेकंड भी क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, थर्ड भी चालू हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन खत्म हुई तो वहीं पर सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो दैट्स व्हाई इन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना। और मीनिंग क्या है आपका कि किसी एक सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। मान लीजिए फर्स्ट सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है ना, और पूछ लेगा फर्स्ट में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और पूछ लेगा किसके बारे में, लास्ट के बारे में, है ना। जैसे मैं सीधे आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, है ना। ये क्वेश्चन है आपका,
हाँ, अगर कायदे से लिखना है तो बीच में गैप दे दो, क्योंकि मोल्स वोल्स सब नीचे लिखते चलेंगे तो दो दो लाइनों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा आपको, वो ये है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच, है ना। एच मतलब कौन सी रिएक्शन का हो गया, सीधे आपका थर्ड रिएक्शन का, है ना। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय है ना, which can be produced by 5 moles of A and 10 moles of B. फाइव मोल्स ऑफ A and 10 moles of B. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब देख लो क्या हो रहा है। अब ये तीनों, अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि ये तीनों किस तरह की रिएक्शन है, बैलेंस्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि ऑल द 3 रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। ठीक ना, काम वही करना है, बस ये है कि मोर देन 1 रिएक्शंस हो गई, अभी तक सिंगल रिएक्शन चल रही थी। तो अब इसके 10 मोल्स है और बी के कितने मोल्स है, सॉरी ए के कितने मोल्स है 5, बी के कितने मोल्स है आपके पास 10। ठीक है ना। जब भी 2 रिएक्टेंट आ जाएंगे, मेरा पहला काम क्या होगा, वापस लिमिटिंग रिएजन को डिसाइड करना। ठीक है ना। तो 5 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। ठीक है ना। 10 को किससे डिवाइड कर दूं, 3 से। तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजन, A। 5/2 मतलब 2.5। ठीक है ना। दिस इज योर LR। तो अब जो भी रिएक्शन में बनेगा, C जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, LR के। तो C के कितने मोल्स बन गए, 5/2 इंटू 5 मतलब 25/2। C जैसे ही बना, ठीक है ना। इन रिएक्शंस का रूल फिक्स है बेटा कि आपको सबके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी उतरना है, बस ये तरह की रिएक्शन होंगी। अगर फर्स्ट देके लास्ट पूछे मतलब सीढ़ी उतरना है, ठीक है ना। तो आपको पांव केवल उसके ऊपर रखना होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले C पे आओ, फिर C से किस पे आओ, F पर, और फिर F से किस पे जाओ, H पर। बीच के न मुझे अब D से लेना देना है, न E से लेना देना है, न G से। बस जो कॉमन होगा उन्हीं के ऊपर बात चलेगी। हमें केवल जो पूछा गया इस पे पहुंचना है, और इस पे पहुंचने का हमारा जरिया केवल कौन से सब्सटेंस होंगे, कॉमन। तो अब अगर आपके पास C बन चुका है 25/2, तो अब आपको इससे किसको निकालना है, F को। अब F कैसे निकालोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने कोफिशिएंट अलग अलग करे। मुझे पता था आप ये डाउट पूछोगे। फर्स्ट रिएक्शन अलग है, बैलेंस है, सेकंड अलग है, इन कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। बस आपको ये है कि सेकंड रिएक्शन में अब C के कितने मोल्स आ चुके हैं आपके पास, तो कोफिशिएंट को मोल्स से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये कोई रूल नहीं है कि हर रिएक्शन में कॉमन सब्सटेंस का कोफिशिएंट सेम हो, इसलिए मैंने सब में अलग अलग करा है। इसमें कॉमन C है 5, 4, इसमें कॉमन F है तो 6 और 3, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका काम केवल मोल्स को ध्यान में रखना है। तो 6/4 इंटू 25/2, तो ये आपका 3 मतलब इट विल बी 75/4। ये किसके मोल्स हो गए आपके, F के। आप तो बस एक बार फर्स्ट रिएक्शन खत्म हो गई, इसे एक नई रिएक्शन की तरह ट्रीट करो, जिसमें बस जो कॉमन सब्सटेंस है उसके मोल्स उठा लो कि आप C के कितने मोल्स है 25/4, और वही टेक्निक यहाँ लगा दो। कोफिशिएंट ऑफिशिएंट की कोई चिंता ही नहीं करना। जैसे आप, मैं थर्ड को वापस एक नई रिएक्शन की तरह ट्रीट करूंगा जिसमें F के कितने मोल्स है मेरे पास। तो अब मुझे F से किस पे जाना है, H पर। तो क्या हो जाएगा मेरा 8/3 इंटू 75/4, ये हो गया 2, ये हो गया 25, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 50। तो मुझे और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कोफिशिएंट ऊपर 5 था 4 था। ये 3 अलग अलग रिएक्शन है जिसमें केवल हमें मोल्स निकालने के लिए एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है एक और छोटा सा सिक्वेंशियल के ऊपर ही कि, है ना, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन
which can be produced by 1 kg of calcium carbide. कार्बाइड लिख लो, पहले नाम तो लिख सकते हो ना, अगर कंपाउंड नहीं पता है तो, है ना. कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, है ना. अब ये भी सीक्वेंशियल रिएक्शन. कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2. जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हो पानी से रिएक्शन, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, ठीक है ना. C2H2 फर्दर H2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है C2H4, जिसे इथाइलिन बोला जाता है. और जब इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराते हो NC2H4, है ना, तो ये बदल जाता है आपका C2H4N, है ना. पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? काफी सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़ना, उसको पॉलीमर बोला जाता है ना. अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नंबर फिक्स नहीं बेटा, तो इसलिए अगर नंबर फिक्स नहीं है, जैसे डाइमराइजेशन बोलूंगा तो डाई का मतलब होता है कितना, 2, तो 2 जोड़ेंगे. ट्राइमराइजेशन मतलब 3. पॉली बोल दिया तो नंबर इज नॉट फिक्स्ड, N हो गया, वो कुछ भी हो सकता है. और ये जो कंपाउंड बन रहा है मेरा, दिस इज अवर पॉलीइथाइलिन. तो आप इस कंपाउंड को अपना पॉलीइथाइलिन बोलते हो. तो अगेन यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन. आपसे पॉलीइथाइलिन इसका वेट पूछा गया है, ठीक है ना. 3 रिएक्शन है और आपको दी गई है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, CaC2. तो अभी मैंने आपको हिंट दे दी कि हर सीक्वेंशियल रिएक्शन में यही होगा, एक इंफॉर्मेशन फर्स्ट के बारे में गिवन होगी और पूछी जाएगी लास्ट के बारे में, या रिवर्स हो सकता है, लास्ट के बारे में दे दे और फर्स्ट के बारे में पूछे. हमारा काम केवल किन पर चलना होगा, कॉमन सब्सटेंस पर. तो फर्स्ट रिएक्शन में कॉमन इज C2H2 एंड सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन में कॉमन इज C2H4, ठीक है. 2 मिनट का टाइम है, बताओ आप कैसे करोगे, अदरवाइज आई एम डिस्कसिंग. क्या करोगे, है ना. रिएक्शन तो काफी सिंपल है, बाकी बस 1 kg मतलब 1000 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बाइड का मास, दैट इज, है ना, कैल्शियम का 40, 2 कार्बन मतलब 64. तो इसके 1000/64 मोल्स हो गए, तो इसके भी 1000/64, ठीक है ना. अब इसके 1000/64 है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो आप, 1000/64. दैट मीन यहाँ पर भी है 1000/64 मोल्स हो गए, ठीक है ना. अब अगर इसके 1000/64 मोल्स है, अभी तक तो सब कोफिशिएंट भी कितने चल रहे थे, 1:1. यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज हो गया, क्या है कोफिशिएंट, N:1. तो अगर इसके 1000/64 है, तो इसके कितने मोल्स होंगे, 1/N इंटू 1000/64, है ना. बट बी केयरफुल कि ये अभी इसके क्या हुए, मोल्स हुए, और आपको क्या निकालना है, इसका मास. तो मास के लिए वापस आप क्या करोगे इसको, है ना, C2 इसके मोलर मास से अब 28N, ठीक है ना, बिल्कुल सही. तो ये N और N क्या हो जाएगा आपका कैंसल, ये 7 और ये कितना आपका 16, मतलब और आंसर विल बी 7000/16, ठीक है ना, जो भी आ जाए. क्लियर. चलो तो अब लिखो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आ गया समझ में. ऐसे खूब क्वेश्चन मिल सकते हैं बेटा, बस थीम वही है, वही रिएक्शन है, बस एक एक करके सीढ़ी या तो उतरना पड़ेगी या सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी. दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट. चलो अब लिखो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. Our next topic is principle of atomic conservation, है ना, जिसे शॉर्टकट में हम लोग POAC बुलाते हैं, है ना. प्रिंसिपल का P, ऑफ का O, एटॉमिक का A और कंजर्वेशन ऑफ का C, है ना. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लो इसके बारे में, है ना. POAC इज बेस्ड अपॉन
POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms. POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms, and according to it, atoms can neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor destroyed. It can only be converted from one form into another. It can only be converted from one form into another. ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल सही भी बेटा, आप एटम को ना तो बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, वो तो केवल क्या हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है. ठीक है, अब बात है कि आखिर यूज क्या है POAC का. ठीक है ना, तो लिखना हमारा कि POAC इज हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम. POAC is helpful for solving those problems in which POAC is helpful for solving those problems in which either reaction is difficult to balance, or impossible to balance. POAC is helpful for those problems in which reactions are either difficult to balance or impossible to balance. ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन बेटा जिनमें बैलेंस करने में तकलीफ हो या जिनको बैलेंस करना डिफिकल्ट हो, ऐसी रिएक्शंस को अब आप किससे कर सकते हो, POAC से. ठीक है ना, अब ये भी लिख लेना अगला लाइन, लास्ट चीज, concept of POAC is applicable. Concept of POAC is applicable on that atom which is completely consumed. Concept of POAC is applicable on that atom which is completely consumed during the course of reaction. Which is completely consumed during the course of reaction. ठीक है, मतलब POAC अगर आपको लगाना हो बेटा, है ना, सबसे पहली चीज है कि लगेगी किसके ऊपर, केवल एटम के ऊपर, क्योंकि नाम में एटम वर्ड आ रहा है आपका, तो ये केवल एटम के ऊपर लगेगी. ठीक है ना, कौन से एटम के ऊपर लगेगी, ऐसा एटम जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो गया. कंज्यूम होने का मतलब जो पूरी की पूरी तरह से LHS से उठ के कहां चले गया है, RHS में. ठीक है ना, अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एटम है, तो ये भी लिखना कि एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एटम, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एटम, है ना, विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एटम विल बी डायरेक्टली or indirectly given in the problem. Information about that atom will be directly or indirectly given in the problem. ठीक है, तो इन सब के ऊपर अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं. पहले तो मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं बेटा कि आखिर लगाते हैं कैसे हैं POAC. जैसे H2S प्लस HNO3, ये दोनों रिएक्ट करके NO प्लस S प्लस H2O बना रहे. ठीक है, अब लगनी केवल एटम्स के ऊपर है. अभी रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है. ठीक है ना, तो ये मैंने आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी है. ठीक है ना, अब अगर आप इसमें बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसको किससे करोगे, POAC से, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से. ठीक है, अब पहले तो एटम्स देख लो.
कौन कौन सा एटम्स, कितने एटम्स आ रहे हैं इस रिएक्शन में, एलिमेंट्स कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब पहली चीज बोलूं कि कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो पहले मैं हाइड्रोजन के ऊपर बताऊं, अप्लाइंग POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन बस ये देख लो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, LHS में हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक इसमें, एक इसमें और RHS में केवल एक तरफ। इसमें कितना कोफिशिएंट है बेटा, 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, H2S। आपको याद हो तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे कि C2H4 का कितना वेट लिया जाए जिसमें कार्बन के उतने ही एटम हो जितना कि इस कंपाउंड में हो, ठीक है ना। और उसमें मैंने ये बोला था कि इस तरह से केवल एटम को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इसमें 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, क्या मीनिंग हुआ इसका, जितने मोल्स H2S के होंगे बेटा उसके डबल विल बी द मोल्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है ना। प्लस चूंकि एक से ज्यादा में आ रहा है तो बीच में प्लस भी करूंगा, ठीक है ना। और इसमें कितना है कोफिशिएंट H का, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मेरा HNO3, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू, और कहीं नहीं है तो इक्वल टू आ गया। अब इसमें नहीं, इसमें नहीं है, अब किसमें है आपका H2O, एंड अगेन द कोफिशिएंट इज कितना, 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, H2, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूँ सल्फर, फिर 2 आप लिखना कि अगर सल्फर के ऊपर अप्लाई करना होता है तो सल्फर LHS में केवल H2S में है और RHS में भी केवल S में है, तो क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन, 1 इंटू H2S, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1 इंटू NS, ठीक है। तो अब आप बाकी मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे लगा के बताइए क्या। उसको कैसे पता लगेगा? वो क्वेश्चन का पार्ट है ना बेटा, अभी तो मैं क्या लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि लगाएंगे कैसे POAC को एटम के ऊपर, उसके लिए मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं है। अभी तो केवल मैंने एक अनबैलेंस इक्वेशन दी है कि आप उसमें POAC को अप्लाई कैसे करोगे। क्या लिखेंगे इक्वेशन नाइट्रोजन के लिए, है ना, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, है ना, इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO, है ना। और ऑक्सीजन आइटम के लिए क्या लिखोगे, है ना, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 will be equals to 1 into number of moles of NO plus 1 into number of moles of H2, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या अप्लाई करना सीखा है, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो हमारा, है ना, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, 1 gram of calcium is burnt in excess of oxygen, ठीक है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन वेट ऑफ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में समझा रहा हूं कि मैंने बोला है आपसे कि POAC उन रिएक्शन में लगाएंगे जहां रिएक्शन या तो डिफिकल्ट हो बैलेंस करना या इम्पॉसिबल, परंतु यहां पर तो रिएक्शन खूब इजी है बैलेंस करना। देखो, है ना, मुझे पता ही है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, CaO। अब मुझे केवल रिएक्शन बैलेंस करना है तो 2 और 2, ये तो बिल्कुल 2 सेकंड में रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना। तो पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट से ही बता रहा हूँ, MC का मतलब ही हमारा क्या, मोल कॉन्सेप्ट, कि अगर मुझे इस प्रॉब्लम को मोल कॉन्सेप्ट से करना होता तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना क्या है, कंपलसरी, ये मैंने कर दी, ठीक है ना। अब भैया इसके 1 ग्राम तो क्या हो गया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया है तो इसकी तो कोई जरूरत बची नहीं मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रीजन। अगर ये एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग रीजन। कितना कोफिशिएंट इसका भी, दैट मीन इसके भी कितने मोल्स बन गए, तो मुझे क्या निकालना था, वेट। तो 1/40 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 56, मतलब, ठीक है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट है कि भैया ये तो कर सकते थे क्वेश्चन, बट अब मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ किससे, POAC से भी, है ना। अगर POAC से करना होता तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं होती।
मैं इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही रहने देता। बस पीओएससी को लगाते वक्त मुझे इसी तरह से इक्वेशन लगानी है, और ये इक्वेशन लगानी किसके ऊपर होती है? मुझे एटम, ठीक है ना। अभी मैंने बोला किस एटम के ऊपर लगाओगे, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम में गिवन होगी, क्योंकि पीओएससी उसी एटम के ऊपर लगेगा जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। अब एलएचएस में आपके पास दो ही एटम थे, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कौन कंज्यूम हो रहा है? कैल्शियम। तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं है बेटा, डायरेक्टली में तो लिखा होगा कि ये खत्म हो गया। ये इनडायरेक्टली आप खुद जज कर रहे हो कि कौन खत्म हो रहा है भैया, कैल्शियम खत्म हो रहा है। डायरेक्टली में तो क्वेश्चन में लिख के दे देगा। तो अभी चूंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन एक्सेस में भैया, तो खत्म कैल्शियम हो रहा है। तो अगर मुझे आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीओएससी, तो आई हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएससी ऑन कौन से एटम के ऊपर? कैल्शियम। तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे बेटा, अप्लाइंग पीओएससी ऑन कैल्शियम एटम, ठीक है ना। और किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने प्रीवियस वाले आपको टेक्निक बताया था। 1 इंटू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO, ठीक है ना। अब कैल्शियम के कितने मोल्स? 1 है, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इस है ना। आप कह रहे थे ना नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता पड़ेंगे, अब पता है भैया 1 ग्राम कैल्शियम है तो 1 बाय कितना 40, दैट विल बी इक्वल टू इसका वेट W अननोन कर दो, डिवाइडेड बाय कितना 56। तो आप देख सकते हो यहां से भी आपका आंसर 56/40 मतलब बस, ठीक है ना। और अगर पीओएससी में कमांड हो जाता है तो पीओएससी से प्रॉब्लम और इजी हो जाती है, क्योंकि उसमें रिएक्शन बैलेंस करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। That's why I have discussed both the approach कि मोल कॉन्सेप्ट से भी आप इसे कर सकते हो, पीओएससी से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 is treated with series of reagents, so as to convert all of its carbon है ना into, है ना, ये कंपाउंड K2ZN3 FeCN6 whole twice, so as to convert all of its carbon into K2ZN3 FeCN6 whole twice, ठीक है। आपसे कह रहा कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल है ना। मैंने बोला है पीओएससी कब एप्लीकेबल होगी, जब या तो रिएक्शन डिफिकल्ट हो बैलेंस करना या इम्पॉसिबल हो। ये रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं इम्पॉसिबल है। क्यों? हमने क्वेश्चन में दिया है कि ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट्स। अब आप देख सकते हो कि नए कंपाउंड में Zn ये कहां से आया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। Fe कहां से आया, ये जानकारी नहीं है। कार्बन की बात करूं बेटा, शुरू में कार्बोनेट था, अब कार्बन साइनाइड हो चुका है। साइनाइड नाम सुना होगा, Cn-,
है ना। तो कार्बोनेट से वो साइनाइड में बदल गया। तो आखिर बीच में क्या क्या रिएक्शन हुई है इनके, ये मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली विद द हेल्प ऑफ पीओएसी। विदाउट पीओएसी आप अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, या तो इस प्रॉब्लम को छोड़ दो, ठीक है ना। अब पीओएसी से करना है अगर मुझे, तो आई हैव टू अप्लाई पीओएसी ऑन एनी एटम and POS is always applicable on that atom. Information will be directly or indirectly given in the problem. In this problem you can read the problem carefully. The information is directly given. किस एटम के ऊपर लगेगा POC? कार्बन, है ना। उसने खुद बोल दिया है why? So as to convert all of its carbon. मतलब LHS में जो इस कंपाउंड में कार्बन था that is completely converted into RHS, है ना। There are 3 atoms in the compound K2CO3, potassium, carbon as well as oxygen, but information is clearly given on carbon atom कि it is converted into the product, है ना। हो सकता है पोटेशियम और ऑक्सीजन बाकी कुछ रिएक्शन में भी आए हों जो पूरी तरह से कन्वर्ट न हुए, मुझे उससे कोई, न मेरे पास जानकारी है, ना मुझे उससे कुछ लेना देना है ना। मुझे केवल उस एटम के बारे में देखना है पीओएसी में जो कंज्यूम हो चुका है, और वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का वर्ड ये था बेटा। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन वाज इनडायरेक्टली, आपने खुद डिसाइड करा, और इस प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्टली है, ठीक है ना। तो आपको केवल अब इतना ही करना है बेटा, अप्लाइंग पीओएसी ऑन कौन से एटम के ऊपर, कार्बन एटम, ठीक है ना। और अप्लाई करने का तरीका वही है कि 1 इसका कोफिशिएंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, K2CO3, ठीक है ना। और इधर देखूंगा तो कितने एटम होगा कार्बन के, 6 यहां पर है और 2 बाहर भी है, तो टोटल 12। तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2ZN3 Fe3N6 होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स, जो आप कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने बोला ही था कि प्रॉब्लम होगी तो वो सब गिवन होगी। अब इसके 27.6 ग्राम है अपॉन द मोलर मास ऑफ K2CO3 138, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू इसका वेट पूछा है W। अब आपको इसका मोलर मास, 2 पोटेशियम मतलब 78, 3 जिंक मतलब 65 इंटू 3 195, 2 Fe नहीं, पोटेशियम जिंक भी 3 नहीं, हाँ नहीं 6 नहीं है ना, ब्रैकेट यहाँ पर है बेटा ना, वो तो 195 है। Fe2 मतलब 112, साइनाइड कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 14, तो 14 प्लस 12 26, 26 का पहले तो 6 टाइम्स कर दो, कितना, हाँ 12 से ही कर दो, तो 12 6 जा 72, कैरी ऑन 7, ठीक है ना, और 24 प्लस 7 31, सही करा। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालते तो 8 5 13 प्लस 4 17, ठीक है ना, कैरी ऑन 1, 7 प्लस 9 16, 17 18 है, क्यों 26 इंटू 12, क्यों ना 12 की टेबल नहीं कर सकता, 2 और 1 से अलग अलग कर रहा, ठीक है ना। तो 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17, कैरी ऑन 1, 7 प्लस 9 16, 17 18 19, कैरी ऑन 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना आपका 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 697, है ना। ये हो गया आपका 0.2, ये हो जाएगा आपका 60, तो इसलिए W बराबर 697/60, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को आप बिना पीओएसी से सॉल्व कर भी नहीं सकते हो। अगर आपको पीओएसी का कॉन्सेप्ट पता है देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, अदरवाइज ये प्रॉब्लम वहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। शीट दे बेटा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब आपका मोल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म बाकी है, बट ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। In the last class we are discussing about POAC.